हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो हमने कन्वेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्री कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, देखो फ्री कन्वेक्शन की अंडरस्टैंडिंग के लिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे तो उतनी ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हमारा फ्री कन्वेक्शन की। ठीक है, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इन शॉर्ट में EMR। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो टॉपिक है हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा रेडिएशन क्या होता है उसके लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी एक वेव होती है, तो मान लो एक वेव है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन वेव की है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मान लो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है, अगर मैं उसको एक्स डायरेक्शन मानूँ, मान लो अगर ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा वाई डायरेक्शन में है, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, और ये आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर करा था, डिस्कवर कैन बोलने से बेटर वर्ड है डिटेक्ट। ठीक है, द फर्स्ट मैन टू डिटेक्ट इज वॉज हेनरिच हर्ट्ज। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, जस्ट हम उसको देखेंगे कि ये होता क्या है। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक दो मेटल वायर ले ली और उसके बीच में इन्होंने स्पार्क जनरेट कर दिया। ठीक है, अब वो कैसे करा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उन्होंने उसके बीच में एक स्पार्क जनरेट कर लिया था। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने क्या करा था कि दूर एक रिसीवर रखा था। ठीक है, जो ये रिसीवर था इसने क्या करा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी वजह से यहाँ पर भी स्पार्क जनरेट हो गया था। ठीक है, ठीक है, हुआ क्या था, उन्होंने एक मेटल वायर लिया, दो मेटल वायर ली, एक ये वाली मेटल वायर और एक दूसरी मेटल वायर। ठीक है, उसके बीच में उन्होंने एक स्पार्क जनरेट करा। वो इंपॉर्टेंस नहीं उन्होंने कैसे करा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, मैकेनिकल के हिसाब से उन्होंने क्या करा, एक स्पार्क जनरेट करा और उस स्पार्क की वजह से उन्होंने दूर विदाउट एनी टचिंग, ठीक है, वो उस सेटअप से कम 1 मीटर दूर था। ठीक है, अगर मैं इसको रिसीवर बोलूँ, ठीक है,
तो रिसीवर जो था वो कम से कम 1 मीटर दूर था और वहाँ पर क्या हो गया था, स्पार्क जनरेट हो गई थी। तो इसको अगर हम उस ज़माने में देखेंगे तो लोग बोलेंगे मैजिक है, बट हुआ क्या था, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थी हमारी प्रोपगेट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट हुई थी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हुई थी, प्रोपगेट हुई थी फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा उस एंड में, रिसीवर एंड में भी स्पार्क जनरेट हो गया था। तो ये था हमारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। नाउ इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ और पता चली कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है EMR, दे कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, दे कैन बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है, एंड दे कैरी एनर्जी। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती थी कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एंड कैन ट्रांसमिट एनर्जी। देखो जो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, इसको अगर आप यूट्यूब वगैरह में देखोगे तो आपको इसके बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस। तो वो आपके काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा उसको देखो तो समझ में आ जाएगा आपको। ना जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं EMR, दे ऑल्सो ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारा वैक्यूम में C0 कितना होता है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितनी होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये इतना बहुत है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने में, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है ना, वेवलेंथ की यूनिट होती है जनरली हमारी माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, इसको हम लिखते हैं HZ, हर्ट्ज। और ये होता है हमारा सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ होती क्या है और ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसको समझते हैं। देखो जब हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो मान लो ये हमारी एक वेव है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, पीक से लेकर पीक तक हमारा क्या होगा, दिस इज़ ऑल्सो वेवलेंथ, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट से लेकर बॉटम वाले पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये भी हमारा वेवलेंथ होता है, ठीक है। नाउ वेवलेंथ इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, एक तरह का। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का हो गया अगर ये हमारी सिंगल वेव है, ठीक है, तो 1 सेकंड में ये कितनी बार प्रोड्यूस हुई है, मतलब 1 सेकंड में ये हमारी 3 बार प्रोड्यूस हुई है, तो उसकी 3 हर्ट्ज क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर मान लो ये 1 सेकंड में 5 बार ऐसे ऑक्सीलेट करती है ऊपर नीचे वेव, देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा 5 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में कितनी बार ऑक्सीलेट करती है, ठीक है, मीन पोजीशन के अबाउट, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ। और इसकी यूनिट हमने देखी थी क्या होती है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। नाउ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हमारा क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, मतलब जो हमारी वेवलेंथ होती है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो हमारा जो वेवलेंथ होती है इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो हमारी C है ये क्या होता है हमारा, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। आपकी बार वैक्यूम नहीं है, मीडियम में, और एक इसके बराबर होता है C0 डिवाइडेड बाय n। C0 का मतलब हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय n, n हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी, हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर हमारी किसी भी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और किसी भी वेव की हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। और जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है इन अ मीडियम, वो हमारी सी होती है, जो क्या होता है C0 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक और चीज़ से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एज अ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल में क्या बोलते हैं, जो हमारी कोई भी चीज़ होती है, पार्टिकल होता है, उसको हम वेव फॉर्म में एज वेल एज हम उसको एज अ पार्टिकल फॉर्म में देख सकते हैं ना। तो अब हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, अगर हम उसको पार्टिकल के फॉर्म में देखें तो उसको हम एज अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दीज डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है, या फिर क्वांटा, ठीक है। नाउ सिंस इसमें एनर्जी है तो हमारे E इक्वल टू कितने के पावर हो जाएगा, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, व्हाट इज दिस, दिस इज फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज H, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं HC/λ, वैसे इज दी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम और लैम्डा इज दी वेवलेंथ, ठीक है। और सिंस ये प्लैंक्स कांस्टेंट है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है 6.6256 इंटू 10⁻34 जूल इंटू में सेकेंड, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक हो गया वेव फॉर्म में जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, और एक हो गया हमारा एज अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं फोटोन या फिर क्वांटा, ठीक है। और उस फोटोन और क्वांटा की एनर्जी जो होती है वो होता है H इंटू न्यू, H इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम बात करते हैं थर्मल रेडिएशंस के बारे में। थर्मल रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच ranges from 0.1 to 100 micrometer is called thermal radiation, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 100 माइक्रोमीटर, उसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। मतलब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं पहले हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको हम वेवलेंथ की मदद से हम डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है हमारा, मान लो हमारा 10⁻10 माइक्रोमीटर है वेवलेंथ, और ये हमारी क्या है 10⁻⁻10 माइक्रोमीटर, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिफाइंड बाय वेवलेंथ, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा 0.12 100 जो होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से लेकर 10⁻10 to 10⁻⁻10 इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है।
तो हमारा जो थर्मल रेडिएशन होता है वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है, और इसको हम थर्मल क्यों बोलते हैं? जैसे सिंपली हम इसको रेडिएशन लिखते हैं ना, इसको थर्मल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफर। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, थर्मल रेडिएशन की वजह से क्या होता है, हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है। सिंपल इसको हम इसको हम सिंपली रेडिएशन लिखते हैं, बार बार थर्मल बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बट डोंट गेट कन्फ्यूज विद EMR। EMR इज समथिंग एल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, नाउ वाई दे आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन? बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफर। ठीक है, एंड वी नो दैट heat transfer is associated with absolute टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जिसको हम केल्विन में लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है ना, वो किससे एसोसिएट होता है? हमारा टेम्परेचर से होता है। क्यों? अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है और उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर से वो कम है, ज़्यादा है, तो हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा। वैसे ही हमारा क्या होता है, जो हमारा थर्मल रेडिएशन होती हैं, दे आर एसोसिएटेड विद हीट ट्रांसफ़र, एंड हीट ट्रांसफ़र इज एसोसिएटेड विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर है तो वो बॉडी थर्मल रेडिएशन रेडिएट करती है, मतलब वो थर्मल एनर्जी रेडिएट करती है। ठीक है, तो इन दोनों का जो कंक्लूजन है उसका मतलब क्या हो, हेंस अ बॉडी विल एमिट thermal radiation whose temperature is above absolute ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ज़ीरो केल्विन। ठीक है, इसका मतलब ये है कोई भी बॉडी हो, कोई भी चीज़ हो जिसका टेम्परेचर अगर ज़ीरो केल्विन से ज़्यादा है, वो बॉडी विल एमिट थर्मल रेडिएशन। ठीक है, नाउ जो हमारा थर्मल रेडिएशन होता है उसके अंदर हमारा इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी रेंज होती है 0.7 माइक्रोमीटर टू 10⁻³ माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके अंदर हमारा विजिबल लाइट भी होती है जो हमारी थर्मल रेडिएशन होती है। विजिबल लाइट जो कितना होता है 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.74 माइक्रोमीटर। ठीक है, और हमारा कुछ सम पार्ट ऑफ यूवी रेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये हमारा हंड्रेड माइक्रोमीटर है एंड दिस इज 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया हमारा थर्मल रेडिएशन। ठीक है, अच्छा इंफ्रारेड को देखो, इट इज 0.7। ठीक है, मान लो अगर 0.7 यहाँ पर है टू 10⁻³ देखो ये 10⁻² है, 10⁻³ कुछ यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, ना विजिबल लाइट को देखो वो कहाँ से 0.4 टू 0.74। तो मान लो अगर ये हमारा 0.4 है, दिस इज 0.7। ठीक है, तो 7 और 7.4 एक ही हो गया, 0.74 दिस इज 0.4। ठीक है, तो ये रेंज होती है हमारी विजिबल लाइट की, जिसको हम देख सकते हैं, विजिबल लाइट। ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ यूवी रेज। देखो यूवी रेज होती है हमारी 0.1 से 0.1
4 to 0.01 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 0.4 तो ये हो गया, और इसके इधर की तरफ 0.01 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है हमारा यूवी रेज, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस इज विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो हमारा जो सोलर रेडिएशन, देखो सोलर रेडिएशन क्या होती है, सोलर रेडिएशन जो हमारी सन से एमिट होती है, एमिटेड बाई सन, ठीक है। उसकी भी कुछ रेंज होती है, और वो होती है 0.32 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 0.3 यहाँ पर आ गया, और हमारा 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्या, सोलर रेडिएशन, ठीक है। सो थर्मल रेडिएशन हमारा 10⁻² to 0.1 होता है। उसके अंदर हमारा इंफ्रारेड आता है, विजिबल लाइट आती है, और यूवी रेज का कुछ पार्ट आता है, सम पार्ट ऑफ यूवी रेज, ठीक है। और जो हमारी सोलर रेडिएशन होती है, जो हमारी सन से निकलती है, उसके अंदर हमारा विजिबल लाइट आती है, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ यूवी आता है, और सम पार्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, ठीक है। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम डायग्राम ऑफ द थर्मल रेडिएशन, ठीक है। Now radiation is constantly emitted, ठीक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन से ज़्यादा है तो वो एमिट करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट throughout the entire body या फिर entire volume of matter। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लो हमारी एक बॉडी है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ये कुछ एमिट करेगा, है ना, कुछ सोलर रेडिएशन हमारा एमिट करेगा, ठीक है। कुछ ये एब्जॉर्व करेगा, और भी तो बॉडीज़ हैं जो रेडिएशन एमिट करती है। मान लो एक यहाँ बॉडी है, कुछ ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, इनका टेम्परेचर भी कुछ है, हाई है, तो ये भी क्या करेंगी, एमिट करेंगी, और ये कुछ एब्जॉर्व कर जाएगा, ठीक है। और कुछ रेडिएशन हमारी ट्रांसमिट देंगे। ट्रांसमिट का मतलब हमारी ये वाली एब्जॉर्ब होगी, और ट्रांसमिट का मतलब जैसे हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो रेडिएशन उनके आर पार हो जाती है, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाती है, ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन इज वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिनन, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर एक बॉडी क्या करती है, रेडिएशन को एमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है, या रेडिएशन ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी से, तो उस टाइम रेडिएशन को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना, ठीक है। बट अगर मान लो हमारा किसी भी बॉडी में से रेडिएशन इज़ नॉट ट्रांसमिटेड का मतलब उसके आर पार नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या था, ओपेक था, बिकॉज द बॉडी इज ओपेक। ओपेक का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो अगर हमारा रेडिएशन इज नॉट ट्रांसमिटेड बिकॉज द बॉडी इज ओपेक, तो उस टाइम हम रेडिएशन को बोलेंगे रेडिएशन इज सरफेस फिनोमिनन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है, तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ एमिट करेगा, ठीक है, वो कुछ रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा, और सिंस वो ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें से रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक है, नो ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है।
तो उस टाइम हम बोलेंगे रेडिएशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ सोलर रेडिएशन। थैंक यू।